एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 27 जून। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको कवर कर लीजिएगा। इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं, तो आप उनका भी जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि आपके भी दोनों क्वेश्चंस या तीनों क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वीडियोस में कि ये क्वेश्चन सब सही हैं या गलत हैं। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। तो 27 जून के अंदर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, प्रिपरेशन करें अच्छे से, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, पहला सवाल आता है कि थांगटा एक मार्शल आर्ट है, वो इनमें से कौन से राज्य से बिलोंग करता है? मिज़ोरम से करता है क्या, मणिपुर से, असम से, या फिर उत्तर प्रदेश से? और दूसरा सवाल है कि जो मंगोलिया है उसकी कैपिटल क्या है? तो मंगोलिया कैपिटल उलान बटार है, बिश्केक है, अबू धाबी है, या ताशकंद है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। बाकी वीडियो के एंड में आपको इन दोनों सवालों के उत्तर मिल ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 की न्यूज़ से देखें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया और कतर के बीच में एक स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किस कंट्री के बीच में भारत ने मिलकर स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया है? तो वो कतर के साथ किया है, टू लिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द टू कंट्रीज़। तो दो कंट्रीज़ का, यानी कि भारत का और कतर का स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लिंक कर सकें, इस वजह से एक स्टार्टअप ब्रिज बनाया गया है। तो इंडिया कतर का जो ट्रेड है वो $15 बिलियन तक जा रहा है 2021-22 में, और इंडिया इमर्ज हुआ है एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स ग्लोबली। तो पूरी विश्व में तीसरे नंबर पे आता है भारत स्टार्टअप्स के मामले में, जिसमें 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं भारत में, और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो चुकी हैं। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है, इसको मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ करंट अफेयर्स में, जिन कंपनी का वर्थ $1 बिलियन से ऊपर हो जाता है उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो अब यूनिकॉर्न कंपनीज मिलके $300 बिलियन से भी ऊपर की हो गई हैं। अ जॉइंट बिजनेस काउंसिल बिटवीन बिजनेस चैम्बर्स ऑफ इंडिया एंड कतर हैज़ बीन एस्टैब्लिश। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जॉइंट बिजनेस काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है भारत की और कतर के बीच में। नेक्स्ट आता है इनॉग्रेशन ऑफ द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। तो एक राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ये जो NTRI होगा, यानी कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, ये एक प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट होगा जो प्रमोट करेगा और प्रिजर्व करेगा ट्राइबल हेरिटेज को और कल्चर को। नेक्स्ट आता है US मिसाइल्स टू यूक्रेन। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ आती है कि यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कुछ मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके, डिफेंड कर सके रशियन एग्रेशन के सामने। द पेंटागन अनाउंस दैट इट वुड सेंड इट्स मोस्ट एडवांस आर्टिलरी रॉकेट। जो पेंटागन है वहाँ पे डिफेंस हेडक्वार्टर एक तरीके से आप मान सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो पेंटागन ने अनाउंस किया है कि वो अपना मोस्ट एडवांस आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर जो है वो भेजेगा एंड म्यूनिशंस टू द यूक्रेनियन मिलिट्री इन द होप ऑफ गिविंग इट एन एज ओवर रशिया, कि रशिया के ऊपर उसको एज मिल सके, कुछ फ़ायदा मिल सके, इसलिए उसको पास एक वो आर्टिलरी रॉकेट सेंड करेगा। तो बात आती है कि आर्टिलरी रॉकेट है क्या? तो एक आर्टिलरी रॉकेट एक वो वेपन होता है दैट इज़ टिपिकली प्रोपेल्ड बाय सॉलिड फ्यूल। पहली बात तो ये सॉलिड फ्यूल से चलेगा, मोटर होती है इसके अंदर, एंड कैरिया वेराइटी ऑफ वॉरहेड्स। और आगे इसमें जो वॉरहेड्स होते हैं, अलग अलग तरह की जो वॉरहेड्स हैं, यानी कि मिसाइल हैं या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड है, किसी भी तरह का वॉरहेड वो लेके चल सकता है। कोल्ड वॉर के दौरान भी मोस्ट आर्टिलरी रॉकेट्स वर अनगाइडेड। देखिए कोल्ड वॉर के दौरान उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो उस टाइम पे जो आर्टिलरी रॉकेट्स हुआ करते थे वो अनगाइडेड हुआ करते थे, यानी कि उनको गाइड नहीं कर सकते थे, और इम्प्रेसाइज व्हेन फायर्ड एट ग्रेटर डिस्टेंस। मान लेते हैं अगर आप उसे बहुत दूरी के लिए भेज रहे हो, काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए उसको ट्रैवल करके जाना हो, तो वो इम्प्रेसाइज हो जाता था, यानी कि वो सही लोकेशन पे नहीं गिरता था। 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया एक नया वेपन लॉन्च करने में, नया वेपन डेवलप करने में, इसको MLRS कहते हैं, यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, डिज़ाइंड फॉर यूज़ इन द इवेंट दैट रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स मास्ड फॉर World War III ऑन द बॉर्डर ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये World War II होगा, ये World War III गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है, ये World War III ही होगा, ये इसलिए कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि इन केस अगर World War III होता है तो उस टाइम पर हम इसको यूज़ कर सकें, इसलिए 1970s में इसको डेवलप किया गया। द पेंटागन इंट्रोड्यूस्ड अ मोर ईजिली ट्रांसपोर्टेबल वर्जन
कॉल्ड हिमार्स। तो अब ये हिमार्स बनाया जा रहा है, इसका नाम है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये व्हील्ड ट्रक पे आ जाएगा और बहुत ही लाइट है, यानी कि बहुत ईजिली मैनूवर कर सकता है, बहुत ईजिली चल सकता है। नेक्स्ट आती है गवर्नेंस से न्यूज़ आती है कि पीएम केयर्स स्कीम क्या है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कोविड-19 की बीमारी के दौरान खो दिया। तो उन बच्चों के लिए जो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स योजना लॉन्च की थी बच्चों के लिए, तो वो क्या चीज़ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे रिलीज्ड बेनिफिट्स लाइक स्कॉलरशिप्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस अंडर द पीएम केयर्स। तो पीएम केयर्स के तहत उन्होंने स्कॉलरशिप लॉन्च की है, हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान। लैंसेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसे बच्चे जो हैं भारत में वो 19 लाख के करीब हैं, लेकिन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कहना ये है, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना ये है कि ऐसे बच्चों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1.53 लाख है, यानी कि 1.5 लाख के करीब है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 19 लाख है। तो पीएम केयर्स स्कीम क्या है। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन वाज लॉन्च इन मई 2021। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएम केयर्स मई 2021 में लॉन्च की गई थी, ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चों को रिहेबिलिटेट करवाया जा सके और एजुकेशन दी जा सके उन बच्चों को जिन्होंने अपने केयर गिवर्स को खो दिया है 11 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 तक। तो यानी कि इस बीच में जिसके पेरेंट्स की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, कोविड-19 डिजीज़ की वजह से, उन बच्चों को ये बेनिफिट मिल पाएगा। द स्कीम अप्लाइज टू चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और अ सर्वाइविंग पेरेंट। तो ये स्कीम जो है उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने या तो अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, या सर्वाइविंग पेरेंट, या लीगल गार्जियन, अडॉप्टिव पेरेंट्स, किसी को भी अगर, यानी कि वो बच्चा अगर एक तरह से अनाथ हो गया है, हम मान के चलिए, या उस बच्चे ने उन पेरेंट्स को खो दिया है जो सोल ब्रेड विनर थे, यानी कि इकलौते पर्सन थे जो उनकी फैमिली में कमाते थे, अगर उनको खो दिया है तो उस बच्चे को इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिलेगा उसके रिहेबिलिटेशन के लिए और उसके पढ़ाई के लिए। फंडेड बाय पीएम केयर्स। ये पीएम केयर्स जो बच्चों के लिए योजना है, ये पीएम केयर्स जो फंड बनाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके तहत फंड की जाएगी ये। एंड विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एडिट्स नोडल एजेंसी इन द सेंटर। तो सेंटर पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ये जो है ये नोडल एजेंसी होगी। स्कीम विल प्रोवाइड अ मंथली स्टाइपेंड। इसमें बच्चों को मंथली स्टाइपेंड मिला करेगा फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स। वो 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे और 23 साल तक पहुंचेंगे, और उनको एक लमसम अमाउंट 10 लाख रुपए का भी मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि बेनिफिट ऑल्सो इंक्लूड एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जो है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 20,000 रुपये की एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगी, और हर महीने मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा 4,000 रुपये का डेली नीड्स के लिए। हेल्थ कवरेज विल बी गिवन। आयुष्मान कार्ड के थ्रू हेल्थ कवरेज मिलेगा। काउंसलिंग की जाएगी संवाद हेल्पलाइन के थ्रू, जिससे कि उनका साइकोलॉजिकल और इमोशनल उनकी हेल्प हो सके। अब किस तरह से है कि अगर मान लेते छोटा बच्चा था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, यानी कि अगर 6 साल तक का बच्चा है तो उसको जो हेल्प मिलेगी वो आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू मिलेगी, जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, प्री स्कूल एजुकेशन मिल सके। अगर वो 10 साल से छोटा है तो उसको उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा आसपास के जो भी नियरेस्ट उसके गवर्नमेंट स्कूल होगा, गवर्नमेंट एडेड स्कूल होगा, केवी होगा, प्राइवेट स्कूल होगा, एज अ डे स्कॉलर। और अगर प्राइवेट स्कूल्स में है तो ट्यूशन फीस जो है वो एग्जाम्प्ट कर दी जाएगी उसकी, उसको कोई ट्यूशन फी नहीं देनी होगी। स्कीम विल ऑल्सो यूटिलाइज एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। फॉर इंस्टेंस 2 सेट्स ऑफ, अब उसको फ्री यूनिफॉर्म भी दी जाएगी, टेक्स्ट बुक भी दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे की जिस तरह से भी सरकार मदद कर सकती है वो हर प्रकार से उस बच्चे की मदद करना चाहेगी, जिससे कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं रहे इस बीमारी के दौरान तो उसका भविष्य उज्जवल हो, वो सड़कों पर या दूसरे जो मीनियल जॉब्स होती हैं वो ना करे, वो एक अच्छी लंबी लाइफ स्पेंड कर सके। एडिशनली द स्कीम विल हेल्प प्लेस द ऑर्फन्ड चिल्ड्रन आइदर इन द केयर ऑफ रिलेटिव्स। अब ये भी स्कीम चाहेगी कि जो ऑर्फन बच्चे हैं, यानी कि वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को या तो उनकी कोई रिलेटिव्स ले लें, उनकी फैमिली ले लें, या उनको किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा जाए, सैनिक स्कूल में रखा जाए, नवोदय विद्यालय में, यानी कि जहाँ पर भी उनको हॉस्टल मिल सके, रहने के लिए घर मिल सके। बेसिक बात यह है कि वहाँ पर उन बच्चों को रखा जाए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि NCPCR, जो कि मॉनिटर करती है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, उसको एपेक्स कोर्ट की तरह एपेक्स कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि वो एक पोर्टल इस्टेब्लिश करे इस चीज़ के लिए। तो बाल स्वराज को सेटअप किया गया है जिसमें ऑर्फन बच्चों का डेटा सब अपलोड होता है। नेक्स्ट आती है GS3 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से न्यूज़ आ रही है, इकोनॉमी से, कि जो पीयूष गोयल हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि भारत का एम है कि वो मरीन प्रोडक्ट
के एक्सपोर्ट्स को, यानी कि जो समुद्र से निकलने वाले जीव जंतु हैं उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो एक्सपोर्ट है उसको हमें बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का कर देना है अगले 5 सालों में। तो मिनिस्टर ने इनकरेज किया है फिशरमैन्स को, यानी कि जो मछुआरे हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, कि आप जो है इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दो सी फूड प्रोसेसिंग हब में। तो इंडिया का एम है कि हम डबल कर दें मरीन प्रोडक्ट टू ₹1 लाख करोड़, जो आज के टाइम पे 50,000 करोड़ है, उसको हमें अगले 5 साल में डबल करने की उम्मीद की जा रही है। ये यूनियन मिनिस्टर जो है कॉमर्स, इंडस्ट्री के, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल्स के श्री पीयूष गोयल, उनका कहना है। नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी का एक कंटिजेंट है, उसने पार्टिसिपेट किया है मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज में, एक खान क्वेस्ट 2022 होस्टेड बाय मंगोलिया। तो मंगोलिया की राजधानी जो उलान बटार है वहाँ पर खान क्वेस्ट हुआ है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हुआ है 2022, जिसमें कई सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। 16 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भारत की मिलिट्री भी वहाँ पे गई है। श्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है एक लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, LCCM कह सकते हैं इसको हम, लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है टू हेल्प अर्बन प्रोफेशनल्स, की अर्बन में रहने वाले, शहर में रहने वाले प्रोफेशनल्स को, कि आप चैंपियन कर सकें क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया, यानी कि भारत में क्लाइमेट एक्शन के ऊपर अच्छे से काम किया जा सके, उसके लिए एक लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम जिसका नाम है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। तो मैसूर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बिकम द फर्स्ट डिलीवरी पार्टनर टू फैसिलिटेट LCCMs, यानी कि लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट फेस टू फेस लर्निंग मॉड्यूल। तो फेस टू फेस लर्निंग मॉड्यूल होगा ये। प्रोग्राम का एम है कि 5,000 अर्बन लीडर्स डेवलप कर सके हम 2027 तक। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने हाथ मिलाया है मैसूर का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ। ये तीनों मिलकर इस प्रोग्राम को, लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट को चलाएंगे। तो COP26 जब हुआ था लास्ट ईयर ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे एक 5 फोल्ड स्ट्रेटजी की बात कही थी, एक पंचअमृत की बात कही थी, कि भारत जो है इस पंचअमृत को फॉलो करेगा, जिससे कि हम जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, उसमें भारत जो है उसमें अपना योगदान दे सके। तो LCCM एक ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम होगा, जिसमें अर्बन प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो अपस्किल के ऊपर बात करेंगे, यानी अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए बात करेंगे, एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स टू डिलीवर इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। द प्रोग्राम हैज़ 4 फेजेस, प्रोग्राम के 4 फेज़ होंगे। पहला फेज़ होगा जिसमें एक ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल होगा, जिसको हम 8 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होगा फेस टू फेस सेशन, जो 4 से 6 दिन का होगा। फिर तीसरा फेज़ होगा जो मैंडेट करता है पार्टिसिपेंट्स को टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट ओवर 6 to 8 months, अटेंडिंग एक्सपोजर विजिट्स। और फिर फाइनल फेज़ जो होगा वो नेटवर्किंग और इस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस के लिए होगा। NIUA की बात करें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, ये 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये भारत का एक लीडिंग नेशनल थिंक टैंक है जो कि अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट पर काम करता है। WRI की बात करें तो, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की बात करें तो, ये एक इंडिपेंडेंट चैरिटी लीगल रजिस्टर्ड है, एक इंडियन रिसोर्सेज ट्रस्ट है ये, जो प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिकल प्रपोजल्स टू फोस्टर इन्वायरमेंटली साउंड एंड सोशली इक्विटेबल डेवलपमेंट। यानी कि अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं कि इन्वायरमेंटली साउंड होना चाहिए चीज़ों को, और सोशली इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और पंचामृत देख लेते हैं कि जो सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा COP26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 जब ग्लासगो में हुई UNFCCC की, वहाँ पे जब कहा गया तो क्या कहा गया इसके बारे में। तो पहला कहा गया कि इंडिया जो है वो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक पहुँच जाएगा 2030 तक। दूसरा, भारत 50% अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पाएगा 2030 तक। तीसरा कहा कि इंडिया जो है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन से कम कर देगा 2030 तक, और 2030 तक इंडिया जो है रिड्यूस कर देगा कार्बन इंटेंसिटी अपनी इकोनॉमी की बाय लेस देन 45%। और पांचवा कहा गया कि 2070 तक भारत नेट ज़ीरो पहुंच जाएगा, तो अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो बाय 2070। तो ये 5 चीज़ें कही गई, ये पंचामृत कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये आप बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन्स हैं, और ये इसको आप अपने इन्वायरमेंट वाले हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए गाइस, इनको यूज़ करना आपको आना चाहिए कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेंस एज वेल एज एसए एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, MCQs एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो आपके यूज़ होंगे MCQs टाइप के क्वेश्चन में, और जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो यूज़ होगा आपका मेंस के सवालों में या एसए में। तो आप एसए में बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। जब भी इन्वायरमेंट के ऊपर एसए आए तो आप लिख सकते हैं कि भारत की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हम किस तरह से पंचामृत इनिशिएटिव को यूज़ करेंगे, हम पंचामृत यूज़ करेंगे जो कहा गया है प्रधानमंत्री द्वारा COP26 में। नेक्स्ट आता है वाई नेपच्यून एंड यूरेनस अपीयर इन डिफरेंट कलर्स। तो नेपच्यून और यूरेनस के ऊपर स्टडी की जा रही है। दोनों का कलर लगभग ब्लू है, लेकिन एक थोड़ा सा डार्क ब्लू है और एक थोड़ा सा हल्का ब्लू है, जबकि दोनों की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लगभग सेम है। तो सवाल ये उठता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है ये,
कि नेपच्यून और यूरेनस का कलर अलग अलग क्यों है। तो नेपच्यून एंड यूरेनस हैव मच इन कॉमन। अब देखिए उनका कई सारी चीज़ें कॉमन है, उनका मास कॉमन है, उनका साइज़ कॉमन है, एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन है यानी कि जिस चीज़ से उनका वातावरण बना है, एटमॉस्फेयर बना है, वो भी लगभग चीज़ें सेम है। उसके बाद भी उनकी शेड्स में डिफरेंस आता है। जो उनकी शेड्स ब्लू हैं, उनकी ब्लू की शेड्स में भी डिफरेंस आता है। एट विजिबल वेवलेंथ नेपच्यून इज़ अ रिच। अब नेपच्यून जो है वो थोड़ा डार्क कलर में मिलेगा आपको, यूरेनस जो है वो हल्का ब्लू कलर का मिलेगा। रिसर्च मॉडल ने ये शो किया है कि हेज़ जो है यूरेनस की तरफ वो थोड़ी सी मोटी है, इसलिए जो यूरेनस है वो थोड़ा हल्का नीला दिखता है, जबकि नेपच्यून जो है वो डार्क नीला दिखता है। यूरेनस का जो स्टैग्नेंट स्लगिश एटमॉस्फेयर है मेक्स इट अपीयर अ लाइटर टोन देन नेपच्यून। तो जो यूरेनस का स्टैग्नेंट एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से उसका जो टोन है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। अगर वहाँ पे कोई हेज़ ना होता नेपच्यून और यूरेनस के एटमॉस्फेयर्स में तो दोनों के दोनों लगभग एक जैसे से ही दिखते। द मॉडल लीडिंग टू दिस कंक्लूजन डिस्क्राइब्स 3 एरोसोल लेयर्स। अब 3 एरोसोल लेयर्स हैं नेपच्यून और यूरेनस के एटमॉस्फेयर में, और जो मिडल लेयर है वो सबसे ज़्यादा उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मिडल लेयर विच इज़ अ लेयर ऑफ हेज़, जो मिडल लेयर है यही हेज़ की लेयर है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से हमको यूरेनस का रंग जो है वो हल्का नीला दिखता है। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। एक तो आता है सबसे पहला फैक्ट कि यांगती कुती वैली जो है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। और अभी इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि जो विलेज है एक दूमक और एक विलेज है कलगोथ, ये 2 गांव हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, जो कि बहुत दूर है किसी भी मेटल रोड से। करीब 18 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है इसके लिए, और तब जाके आप गांव तक पहुंच सकते हैं। तो इस गांव में इलेक्शन करवाए गए थे पिछले दिनों, जब उत्तराखंड में इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पर 3 दिन पहले जाना पड़ा था। जो पेट्रोलिंग जो थी, जिनको वोट करवाने थे, उस वोटिंग टीम को 3 दिन पहले चलना पड़ा था पैदल सामान लेके सब, जिससे कि वहाँ पे वो गांव में वोटिंग करवा सके। नेक्स्ट आता है प्रतिध्वनि। अपने आप में एक ई बुक है जिसने शोकेस किया है पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड चेंजेस इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उन सब के लिए एक ई बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रतिध्वनि। और फिर एक ड्रग डिस्ट्रक्शन डे हेल्ड किया गया था 8 जून 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है श्रेयस होसुर ने क्रिएट करी है हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट एवर रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट आयरन मैन ट्राईएथलॉन। अब देखिए आयरन मैन ट्राईएथलॉन ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, जो 3 अलग अलग मोड में आपको दौड़ना होता है, या 3 अलग अलग मोड में आपको कुछ डिस्टेंस कवर करना होता है, जिसके बाद अगर आपने वो एक रिकॉर्ड टाइम में कर लिया तो आपको आयरन मैन कहा जाएगा। तो श्रेयस होसुर जो हैं ये भारत में एक रेलवे ऑफिसर हैं, और इन्होंने इसको कंप्लीट किया है। इवेंट के अंदर 3.8 किलोमीटर आपको स्विमिंग करनी थी, 180 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी थी और 42 किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी थी। और श्रेयस ने ये पूरा इवेंट 13 घंटे 26 मिनट के अंदर कंप्लीट किया 5 जून को हैम्बर्ग जर्मनी में। जो फिनिशर्स होते हैं इवेंट के उनको आयरन मैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग चीज़ों को कवर किया है, इतनी चीज़ों को, जो कि अपना एक मेंटल स्ट्रेस भी था और एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी था। तो पर्सन की एक मेंटल स्ट्रेंथ और फिज़िकल स्ट्रेंथ दोनों को दर्शाता है ये, इसलिए इसको आयरन मैन कहा जाता है। और जो थांगटा मार्शल आर्ट्स है ये कहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं, ये मणिपुर की मार्शल आर्ट्स हैं। तो जो 2 सवाल पूछे गए थे शुरुआत में, तो उनका जवाब अब तक आपको मिल गया होगा कि जो थांगटा मार्शल आर्ट है वो किस राज्य से बिलोंग करती है, वो मणिपुर से बिलोंग करती है, और जो कैपिटल है मंगोलिया की वो कौन सी है, वो उलान बटार है। तो इसी के साथ 27 जून के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें कोई भी डाउट आता है, आपका कोई भी सेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।